फोर्थ टाइप था जिसका नाम था पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स, इसका भी हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। डेफिनेशन क्या है पंक्चुएटर्स का वो सुनिए। क्या होता है पंक्चुएटर्स? जो फोर्थ टॉपिक है उसका डेफिनेशन देखिए क्या है पंक्चुएटर्स। इसके बारे में क्या ध्यान रखेंगे? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेपरेटर्स एज they separate one block of code from the other। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पंक्चुएटर से आप क्या समझते हैं, तो पंक्चुएटर का दूसरा नाम सेपरेटर्स होता है प्रोग्रामिंग में। और पंक्चुएटर जो है इसको सेपरेटर्स इसलिए कहते हैं as they separate one block of code from the other, क्योंकि ये प्रोग्राम में एक पोर्शन को किसी दूसरे पोर्शन से क्या करता है? सेपरेट करता है, बांट देता है। इसीलिए पंक्चुएटर को हम लोग और क्या बुलाते हैं? सेपरेटर्स बुलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में आप जब पूर्ण विराम खींचेंगे तो आपका एक वाक्य दूसरे वाक्य से सेपरेट होता है। तो प्रोग्रामिंग में याद है सेमीकोलन लगाते हैं तो टर्मिनेशन होता है। तो वो सेमीकोलन क्या करेगा? आपके एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से बांट देगा। तो वैसे चीज़ों को प्रोग्रामिंग में पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सिंबल आप यूज़ करेंगे फ्यूचर क्लासेस में, ये ब्रैकेट का साइन होता है। और ये ब्रैकेट का काम होता है सेपरेट करना, बंटवारा करना। ये क्या करेगा? अपने अंदर की चीज़ों को बाहर से बांटेगा। जब आप एरे पढ़ेंगे ना तो इसका आपको ज़्यादा आइडिया होगा। इस निशान को हम लोग पता है क्या बुलाते हैं? इस निशान को बुलाते हैं ब्रैकेट्स। सिमिलरली एक सिंबल ये वाला होता है, ये निशान, इसको भी प्रोग्राम में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेसेस। सिमिलरली एक सिंबल ये वाला होता है जिसको हम लोग आमतौर पे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, बट इसका जो रियल नाम है इसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट सिंबल जो है यहाँ पे वो ये वाला सिंबल है। इस निशान को हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकोलन। सेमीकोलन को ही प्रोग्रामिंग में टर्मिनेटर भी कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट सिंबल है ये वाला। ये जो सिंबल आप अभी देख रहे हैं, इस सिंबल का नाम होता है कोलोन साइन। एक सिंबल आप देख रहे हैं ये निशान, ये तो सबको पता है, इसको कहते हैं कॉमा साइन। तो जब भी प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे कोई भी, तो आप सारे प्रोग्रामिंग में ये सारे सिंबल्स को अक्सर आप यूज करते रहते हैं। इन सब का काम है बंटवारा करना, सेपरेशन करना एक पोर्शन का दूसरे पोर्शन से। तो अभी तो आप एरे नाम का एक चैप्टर आता है, बाद में आएगा वो तो अभी आप पढ़े नहीं है। जब वो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा ऐसे करके आपको एरे में पढ़ाया जाएगा कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का कंसेक्यूटिव कलेक्शन होता है। और एरे में जितना भी ब्लॉक्स आप बनाएंगे सबका नाम एकदम सेम होगा। सपोज करो इसका भी नाम ए, इसका भी नाम ए, इसका भी नाम ए, इसका भी नाम ए, इसका भी नाम ए। ये अभी नहीं समझ आएगा, एरे चैप्टर में बाद में आप सीखेंगे डिटेल में। अब सुनिए, क्योंकि इन सभी ब्लॉक्स का नाम एकदम सेम है, ए ए ए ए ए, तो इन सब को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन सब को एक दूसरे से बांटने के लिए हम लोग इसमें ब्रैकेट लगाते हैं और उसका पोजीशन का जिक्र करते हैं। तो अगर मेरा ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसका भी नाम ए है, लेकिन इसको इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें एक पोजीशन बैठाना पड़ता है 0। ये एरे का रूल है। इस बॉक्स का नाम हो जाएगा A1, इस बॉक्स का नाम हो जाएगा A2, इसका नाम A3, इसका नाम A4। यानी हर नाम के साथ
आपको यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, इंडेक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो एरे पढ़ेंगे तो सीखेंगे डिटेल में, अभी आप ब्रैकेट का यूज समझिए बस थोड़ा। तो नाम का बंटवारा या सेपरेशन इंडेक्स के साथ या पोजीशन के साथ करने में हेल्प किसने किया, ब्रैकेट्स ने हेल्प किया। इस नाम का भी बंटवारा उसके पोजीशन से किसने हेल्प किया, ब्रैकेट ने हेल्प किया। इसीलिए इन सारे निशानों को हम लोग क्या बुलाते हैं, पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रेस का साइन आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो ब्रेस का साइन है जिसको हम लोग ब्रेसेस बुलाते हैं, करली ब्रैकेट को, इसका भी काम बंटवारा करने का है। पता है आगे की क्लासेस में जब आप प्रोग्रामिंग में एंटर करेंगे तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे लिखेंगे इफ, अगर आप यहां पे लिखेंगे इफ, ये आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे आप लिखेंगे इफ और ब्रैकेट में अगर आप कंडीशन लिखेंगे एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, तो क्या होगा अगर आप लिखेंगे इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपको यहां पे वो बुला के ले जाएगा और यहां जाके आपको सी आउट करके मैसेज में क्या लिखना पड़ा, कैन वोट। और अगर ये फॉल्स होगा तो फिर एल्स में जाएंगे आप। अब एक बात समझिए आप, ये जो इफ है इसका काम है कंडीशन चेक करना। तो जो कंडीशन आपने इस्तेमाल किया वो आप कहां पे मेंशन कीजिएगा, पैरेंथेसिस में जाके मेंशन कीजिएगा। ठीक है, पैरेंथेसिस में जाके उसको मेंशन करेंगे आप। तो ये पैरेंथेसिस का भी क्या काम होता है, पैरेंथेसिस का भी काम होता है बंटवारा करना या सेपरेशन करना, क्योंकि पैरेंथेसिस भी कौन है यहां, सेपरेटर या पंक्चुएटर। ठीक है, तो देखिए इफ का जो बॉडी है जिसको आप ट्रू पार्ट कह रहे हैं उसको आपने किसके अंदर डाला, ब्रेसेस के अंदर आपने उसको डाला, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर आपने उसको पुट किया। तो जरा सोचिए इफ का जो बंटवारा है बॉडी का, ट्रू बॉडी का, इस सेपरेशन को करने में कौन मदद कर रहा है, ब्रेसेस मदद कर रहा है। कंडीशन लगाने में कौन मदद कर रहा है, पैरेंथेसिस मदद कर रहा है। तो आखिर आपने इस चीज को सेपरेट किया है कि नहीं बाकी चीजों से, इस स्टेटमेंट को आपने सेपरेट किया है कि नहीं बाकी चीजों से। इसीलिए इन सारे निशानों को हम लोग क्या बुलाते हैं, पंक्चुएटर्स बुलाते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है ये भी पंक्चुएटर है, ये जो करली ब्रैकेट है ये भी पंक्चुएटर है, ये जो पैरेंथेसिस है ये भी पंक्चुएटर है। अब याद कीजिए आप अपने प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट लिखते हैं इंट एक्स और आप सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाके लिखते हैं एक्स इक्वल्स 30 फिर सेमीकोलन लगाते हैं। तो जरा सोचिए ये जो आप यहाँ सेमीकोलन यूज करते हैं ये सेमीकोलन क्या करेगा, आपके एक स्टेटमेंट को खत्म करेगा दूसरे स्टेटमेंट से बांटने के लिए। तो आखिर ये सेमीकोलन ने भी तो बंटवारा किया ना एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, तो इसको भी आप क्या बुलाते हैं, सेमीकोलन को भी क्या बुलाते हैं आप, पंक्चुएटर है वो, सेपरेटर है वो। अच्छा नेक्स्ट सिंबल इसमें देखिए कौन सा लिखा है, कोलोन। कोलोन का यूज अभी तो नहीं समझ आएगा पर आगे के चैप्टर में एक टॉपिक आप पढ़ेंगे स्विच के स्टेटमेंट में, वो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कोलोन बंटवारा किस तरीके से करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल कौन सा देख रहे हैं आप, कॉमा का साइन। देखिए अगर कोई लिखता है प्रोग्राम में, अगर कोई लिखता है प्रोग्राम में ऐसे करके इंट a कॉमा b, तो ये कॉमा क्या करेगा, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, सॉरी एक नाम को दूसरे नाम से सेपरेट कर देगा ये कॉमा। तो आखिर ये कॉमा भी क्या है, यहाँ पे सेपरेटर ही तो है। कॉमा भी क्या करेगा, बांटने में मदद करेगा एक चीज को दूसरे चीज से। तो प्रोग्रामिंग में वैसा सिंबल जिसका काम क्या होता है, सेपरेशन करने का या बंटवारा करने का, उन्हीं सिंबल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, पंक्चुएटर्स नाम देते हैं, वैसे सिंबल्स को। ठीक है, तो टोकेंस का ये जो फोर्थ टाइप है जिसको हम लोग पंक्चुएटर्स बुलाते हैं, ये पंक्चुएटर का काम है दरअसल में बंटवारा करना, सेपरेशन करना। एक पोर्शन का सेपरेशन वो करेगा किसी दूसरे पोर्शन के साथ, एक हिस्से को बांटेगा किसी दूसरे हिस्से के साथ। इसीलिए इन सारे निशानों को हम लोग क्या नाम देते हैं, पंक्चुएटर्स, या इसको बुलाते हैं सेपरेटर्स। ठीक है, तो टोकेंस का फोर्थ टाइप यही वाला था। लेकिन अब हम लोग टोकेंस का जो पांचवा और आखिरी टाइप है, और ये आपके प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स है, ये बात आप जानते हैं। तो टोकेंस का पांचवा और आखिरी टाइप यानी फंडामेंटल का जो लास्ट टॉपिक आपको यहां पे सीखना है, उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स।
तो अब आपको ये समझना है कि आखिर ये ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनको प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग वो चीज सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखिए, ऑपरेटर्स नाम से क्या लगता है, नाम से क्या लगता है, ऑपरेटर्स हम लोग किसको बुलाते होंगे, ये जो ऑपरेटर्स है वो हम लोग किसको बुलाते होंगे, जो ऑपरेशन करेगा सिंबल उसको हम लोग क्या बुलाते होंगे, ऑपरेटर्स बुलाते होंगे। तो कोई पूछे डेफिनेशन ऑपरेटर्स के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स, या पूछा जाए डिफाइन ऑपरेटर्स, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्या बोलेंगे यहां पे बताइए, दोज साइंस और सिंबल्स दैट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग में जो भी निशान आप यूज करेंगे, जो सिंबल आप यूज करेंगे, उन्हीं सिंबल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑपरेटर्स नाम देते हैं। तो क्या कह रहा है आपसे, दोज साइंस और सिंबल्स दैट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, वैसा निशान जो किसी निश्चित ऑपरेशन को प्रिंट करेगा, को निश्चित ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, उन्हीं निशानों को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑपरेटर्स। और जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिस वैल्यू के ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे या ऑपरेशन करेंगे, उन्हीं वैल्यूज को हम लोग ऑपरेंड्स बुलाते हैं फिर। ठीक है, तो जो सिंबल ऑपरेशन करता है उसको ऑपरेटर्स बुलाते हैं, और जिसके ऊपर ऑपरेशन होगा उसको हम लोग ऑपरेंड्स बुलाते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं देखिए, एंड द पैरामीटर्स ऑन विच the operation is performed, parameters on which the operation is performed are called the operands। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ना a प्लस बी, तो पता है a और b के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो इनको हम लोग ऑपरेंड्स बुलाएंगे। और जो निशान ऑपरेशन करेगा उस निशान को हम लोग ऑपरेटर बुलाएंगे। ठीक है, तो जिन वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन होता है उनको ऑपरेंड्स कहते हैं, और जो निशान ऑपरेशन करता है उसको क्या बुलाते हैं, ऑपरेटर बुलाते हैं उसको। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स उस निशान को कहते हैं जो किसी ऑपरेशन को पूरा करता है। जैसे ये प्लस, ये एडिशन के ऑपरेशन को पूरा करेगा, लेकिन ऑपरेशन हो किसके ऊपर रहा है, ए और बी के ऊपर, तो उनको हम लोग क्या बुलाएंगे, इनको हम लोग ऑपरेंड्स बुलाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने वाला निशान ऑपरेटर हो गया, और जिसके ऊपर ऑपरेशन होगा वो ऑपरेंड्स हो गया। प्रोग्रामिंग में ऐसा नामकरण है इन चीजों का। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात, हेलो, ठीक है। तो अब हम लोग ऑपरेटर्स का आगे का टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटर में क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो हम जो टाइप यहां पे आप पढ़ाने वाले हैं उस टाइप का टॉपिक का नाम क्या लिखा देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का डेफिनेशन आप देख चुके हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड्स क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। अच्छा, एक और बात सुनिए, ये जो सेंटेंस हम लिखे हैं a प्लस बी, इसमें a और b को तो ऑपरेंड्स बुलाते हैं लेकिन प्लस को ऑपरेटर बुलाते हैं, ये तो आप समझ गए। और पता है ये जो पूरा स्टेटमेंट जो आप लिखे हैं a प्लस बी, इस पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट को पता है प्रोग्रामिंग में एक्सप्रेशन बुलाते हैं। तो a और b जिसके ऊपर ऑपरेशन होगा उसको ऑपरेंड्स कहा जाता है, प्लस को ऑपरेटर कहा जाएगा। लेकिन ये ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का जो कलेक्शन है, ये जो ग्रुप है, इस ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के सेट को एक्सप्रेशन कहा जाता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब हम लोग ऑपरेटर का जो 8 टाइप्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको अब एक एक करके अब हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स।
तो देखिए ऑपरेटर का टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टाइप का नाम देखिए क्या लिखा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर में 8 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी है। ये बड़ा ही बेसिक सा कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्योंकि इन ऑपरेटर्स को आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सारा जो आप ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का दर्जा देते हैं। तो कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म these operators are used to perform the basic mathematical operations। इसका मतलब समझ में आया? ये क्या बोल रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि these operators are used to perform the basic mathematical operations। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स का ग्रुप है जो कि मैथ्स के बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। लाइक तो मैथ्स का बेसिक ऑपरेशंस क्या हो गया, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को कहते हैं हम लोग जिनका काम होता है मैथ्स का सबसे फंडामेंटल ऑपरेशन को पूरा करना, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बुलाते हैं प्रोग्रामिंग में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम लोगों को यह सीखना है आखिर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में लिस्ट में आता कौन कौन है। तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिस्ट में सबसे पहले जो सिंबल यहां पे आएगा वो है प्लस साइन। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई टफ चीज़ तो है नहीं। तो देखो ये जो प्लस जो साइन है, ये साइन कौन सा काम करने वाला है, ये करने वाला है एडिशन। नेक्स्ट है माइनस साइन, ये कौन सा काम करने वाला है, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इजी चीज़ है इसमें, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं एस्टेरिक्स साइन। और ये सिंबल पता है क्या करेगा, ये सिंबल करेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थर्ड सिंबल, फोर्थ सिंबल, ये निशान है, देखो एक बार, ये सिंबल फॉरवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, आगे की तरफ ये बेंट है। तो इस निशान का काम पता है क्या होता है, इस निशान का काम होता है डिवीजन करना। अब एक चीज सुनिए, यहां पे एक सिंबल हम यूज कर रहे हैं परसेंटेज का साइन। देखो मैथ्स में इस निशान से आप परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन जब प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे तो यहां पे जो परसेंटेज का साइन जो है, ये पता है क्या करेगा, ये करेगा मॉड्यूलो डिवीजन। अब मॉड्यूलो डिवीजन का मतलब आप प्रोग्रामिंग में कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि वो रिमाइंडर यानी कि शेष निकालेगा, डिवीजन में जो रिमाइंडर बचता है वो निकालेगा। और ये जो परसेंटेज साइन है, इसको प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल नाम ही दिया गया है, इसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको बोलिएगा मॉड्यूलस ऑपरेटर। और इन सब का यूज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जब प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन होता है तो इनका यूज नहीं समझ आएगा तो आपको डाउट हो सकता है। तो हम आपको इन सारे ऑपरेटर्स का भी यूज बताने वाले हैं जो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए ये देखिए, अगर लिखा जाए इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, उसके बाद हम लिखेंगे c। ठीक है, तो आप सारे बच्चों को मालूम है कि इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या होगा। बोले इस स्टेटमेंट को लिखेंगे आप प्रोग्राम में तो क्या होगा, कंप्यूटर के मेमोरी में इंटीजर टाइप का 3 ब्लॉक्स या 3 वेरिएबल्स का रिजर्वेशन होगा मेमोरी में। तो बताओ फर्स्ट वेरिएबल किस नाम का होगा, a। तो a नाम का जो ब्लॉक बना उसमें कंटेंट या वैल्यू कितना आपने डाला, 5। सो दिस a विल होल्ड 5। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक किस नाम का बना, b नाम का बना, इसके अंदर वैल्यू कितना चला गया बताओ, 3। फाइन।
नेक्स्ट ब्लॉक क्या बना रखे हैं आप, सी नाम का एक ब्लॉक बन चुका है, ये देखो। तो इन तीनों का कैपेसिटी आप किस टाइप का रखे हैं, इंटीजर टाइप का। तो मेमोरी में 3 ब्लॉक्स का रिजर्वेशन हो गया। फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी, थर्ड इज सी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर कोई लिखता है C इक्वल्स A प्लस बी, अगर कोई ये सेंटेंस लिखा, अगर कोई ये सेंटेंस लिखा, तो ऐसा लिखने से होगा क्या, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ A, 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 3, 5 प्लस 3 इट बिकम्स 8। तो C में वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ये तो बच्चा जैसा चीज है। अब सुनो, अगर लिखा जाए C इक्वल्स A माइनस बी, आप बता सकते हैं इसमें क्या हो गया, 5 माइनस 3, तो मेरे C का वैल्यू में अब कितना होल्ड हो जाएगा, 2। तो C में 8 हट के अब 2 आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है C। अब देखो, अगर कोई लिखे C इक्वल्स अगर कोई लिखे C इक्वल्स A एस्ट्रिक बी, ठीक है। अगर आप लिखेंगे C इक्वल्स A एस्ट्रिक बी, तो ऐसा करने से क्या होगा, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 3, 5 इंटू 3, तो C को कितना मिला, 15। अब 2 हट के 15, क्योंकि वेरिएबल है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रिक करने से प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, एस्ट्रिक करने से प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लीकेशन होगा। अब देखो, अगर कोई लिखे C इज इक्वल टू A स्लैश बी, ऐसा कोई लिखे, जरा बताइए, स्लैश जो था वो प्रोग्रामिंग में तो डिवीजन के लिए यूज में आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 3। तो सुनो, अगर किसी ने 5 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आप ऐसे डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2। आमतौर पे आप क्या करते हैं, जब आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे 2 आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बैठेगा। ठीक है, फिर आप 3 6 जा 18 करेंगे, फिर 2 आएगा, तो 1.666 इस तरीके से आने लगेगा। पर आप अभी मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आपको क्या चौकन्ना रहना है। यहाँ पे रूल सुनिए, प्रोग्रामिंग का रूल क्या है ये बताओ। A का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर। B का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप इंटीजर और इंटीजर, जब आप इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड कीजिएगा, तो इंट डिवाइड करने से प्रोग्रामिंग में उसका आंसर इंटीजर आता है, फ्रैक्शन नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। देखो, इसका आंसर कितना आना था, 1.6666 ऐसे आना था, बट पता आएगा कितना, ओनली 1. 0.66 विल बी ट्रंकेटेड। ये प्रोग्रामिंग में रूल याद रखना है। इंटीजर का डिवीजन करने पे आपका आंसर कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। यानी मेरे C में इस बार कितना होल्ड होगा, 1 होल्ड होगा, 1.66 नहीं। ठीक है, अब एक बात देखिए, अगर कोई लिखे C इज इक्वल टू, और यहां पे लगा दे A मॉड्यूलस B, ये लिखे कोई, तो ये बताओ, A का वैल्यू तो 5 है, B का वैल्यू कितना था, 3 था। सो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 इज हाउ मच, 2। 5 माइनस 3 इज व्हाट, 2। तो एक बात बताओ, ये 2 तो अब 3 से छोटा हो गया, तो ये जो 3 है वो 2 से जो छोटा है, दिस 2 विल बी कॉल्ड एज द रिमाइंडर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो हमारा रिमाइंडर C में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो C का जो वैल्यू आया वो 2 आया इस एग्जाम्पल में, यहां पे। ठीक है, लेकिन देखिए एक बात, अगर हम ऐसा लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं इस बार C इक्वल्स B मॉड्यूलस A, आपको याद है B में हम अभी जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें B कितना है, 3 है, A कितना है, 5 है। इस बार अब हम उल्टा कर दिए, देखो अब हम छोटे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बड़े नंबर से।
ठीक है। सी, यहां पे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का काम है रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो सोचिए अगर आप 3 को 5 से भाग देंगे तो आमतौर पे आप लगते हैं पॉइंट लगाने, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 5 6 30 ऐसे कर देते हैं। पर ध्यान से सुनिए, रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर। मॉड्यूलो डिवीजन में जब रिमाइंडर निकालते हैं तो आपका 3 5 से क्या है, छोटा है। देखो ना, एक ही स्टेप में 3 5 से छोटा है, तो पॉइंट मत लगाना। अगर ये 3 5 से छोटा है तो इसका रिमाइंडर 3 ही बन जाएगा खुद, बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन दिस पर्टिकुलर 5। तो इस केस में रिमाइंडर पता है सी का कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए, अगर कोई लिखता है, सपोज करो कोई लिखता है 10 मॉड्यूलस 6 को लिखता है, सपोज करो, मतलब 10 को डिवाइड कर रहा है 6 से और रिमाइंडर पूछा जा रहा है आपसे कितना होगा, तो क्या करेंगे आप बोलिए। आपने 10 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 10 माइनस 6 इज हाउ मच, 4। अब बताओ ये 4 स्मॉलर देन 6, तो 4 विल बी द रिमाइंडर। समझे आप। तो 10 मॉड्यूलस 6 करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4। लेकिन हम इसको उल्टा कर रहे हैं। अब देखना, अगर लिखा रहे प्रोग्रामिंग में 6 मॉड्यूलस 10, यानी अब 6 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर के लिए, नॉट फॉर कोसेंट, तो आप इसको 0.6 मत कह दीजिएगा, दिस इज रिमाइंडर हियर। तो जब 6 को आप 10 से भाग देंगे तो बताइए 6 जो है वो तो 10 से छोटा हो गया ना, क्योंकि ये 6 10 से छोटा है तो आपका रिमाइंडर 6 खुद हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा। अच्छा अब कुछ खास बात सुनिए, देखिए अगर आपसे प्रोग्रामिंग में कोई पूछे 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, दिस इज नॉट मैथ्स। मैथ्स होता तो आप 5 बाई 2 को कहते सर इट विल बी 2.5, पर प्रोग्रामिंग में क्या ध्यान रखना है, C++ में अभी जो पढ़ रहे हैं, 5 का नेचर कैसा है बताइए प्लीज। हम रूल पढ़ा है ना आपको, इसका नेचर इंटीजर, इसका नेचर इंटीजर। तो रूल क्या कहता है, इंटीजर इंटीजर डिवाइड होगा तो योर आंसर विल बी ऑफ इंटीजर टाइप। तो बताओ 5/2 आना कितना था, 2.5 आना था। 5/2 कितना होना था, 2.5 आना चाहिए था आमतौर पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल इंटीजर 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 होता है, तो 2.5 में से पॉइंट को कट कर देगा वो और सिर्फ इंटीजर वैल्यू नोच के देगा। ऐसा मत सोचना कि उसको राउंड फिगर में करेगा 3, इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। 0.5 विल बी ट्रंकेटेड, वो एलिमिनेट हो जाएगा, सो विल गेट ओनली 2 ओवर हियर। समझ में आ रहा है बात। अब सुनो, अगर आपसे कोई पूछेगा -5 डिवाइडेड बाई 2, अगर आपसे कोई पूछेगा -5 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से कोई पूछ रहा है तो इसका रूल सुनिए क्या है। पहले बताओ, साइन मत देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये बताओ 5 डिवाइडेड बाई 2 प्रोग्रामिंग में इंट इंट होने की वजह से इंट होगा, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। 5/2 2 ही होगा, इंट इंट इंट। अब साइन का प्रॉपर्टी हम बता रहे, सुनिए। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हुआ तो यू हैव गॉट पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर नेगेटिव आता है। ये सब तो मैथ्स में आप जानते हैं। सुनिए, अगर कोई बोले 5 डिवाइडेड बाई -2, तो अगर 5 डिवाइडेड बाई -2 कोई बोले तो इसका आंसर पता है कितना होगा। पहले साइन मत देखो, 5/2 कितना होता है, 2 होता है। अब ये भी कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन देखो, अब अगर -5 डिवाइडेड बाई -2 पूछा जाए तो पहले ये बताओ 5 डिवाइडेड बाई 2 कोसेंट तो 2 ही आएगा, इंट 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 होता है इसलिए। और ये जो माइनस माइनस जो आप यूज कर रहे हैं ये तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी साइन वाला प्रॉपर्टी आप जानते हैं, डिवीजन के समय साइन का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर से नॉर्मली डिवाइड होता है, यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। बस प्रॉपर्टी क्या याद रखना था, इंट 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 होता है, ये बात समझ के चलिए अभी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक चीज सुनिए, अगर यही चीज हम रिमाइंडर के लिए पढ़ाएं, यही चीज हम मॉड्यूलस के लिए पढ़ाएं, तो वहां पे आपको होना पड़ेगा अलर्ट। देखो ध्यान से, अगर लिखा हो 5 मॉड्यूलस 2, ठीक है, अगर लिखा हो -5 मॉड्यूलस 2, अगर लिखा हो 5 मॉड्यूलस -2, और अगर लिखा हो -5 मॉड्यूलस -2,
तो सुनो, इस सेट में जो बात हम बताए इसमें का बहुत कुछ आपको पहले से पता था, बस एक नया प्रॉपर्टी याद रखना था, इंट 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 होता है प्रोग्रामिंग के लहजे में। पर ये मॉड्यूलस तो आपके लिए बिल्कुल न्यू है यहाँ पे, क्योंकि जनरली हम लोग रिमाइंडर कम ही निकालते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपसे पूछ सकता है आउटपुट निकालने के लिए, चाहे वाइवा एग्जाम्स में, तो वहाँ के लिए रूल सुन लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउट में डालता है। क्योंकि ये देखो, पहले ये बताओ 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, अभी साइन मत देखिए, बस आप ये बताइए अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जब 4, रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। 5 को 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं ना, निशान बाद में देखेंगे। बोलिए 5 मॉड्यूलस 2, यू विल गेट द रिमाइंडर 1। 5 मॉड्यूलस 2 रिमाइंडर 1, 5 मॉड्यूलस 2 रिमाइंडर 1, 5 मॉड्यूलस 2 रिमाइंडर 1। अभी हम निशान की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग निशान की बात करेंगे। याद है यहां पॉजिटिव पॉजिटिव डिवीजन हुआ तो यू हैव गॉट पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या आया? नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन में क्या आया? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव डिवीजन में क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं पहले से। पर मॉड्यूलस में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है सुनिए। आपको पता है मॉड्यूलस बोलते हैं रिमाइंडर को, मॉड्यूलस बोलते हैं रिमाइंडर को, और रिमाइंडर जो होता है ना, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर का बचा हुआ टुकड़ा होता है। न्यूमरेटर जो रिमाइंडर जो है न्यूमरेटर का बचा हुआ टुकड़ा होता है। ठीक है, तो सुनो, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो उसका शेष भी पॉजिटिव ही होगा। न्यूमरेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है तो रिमाइंडर नेगेटिव ही आएगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। न्यूमरेटर नेगेटिव है तो उसका रिमाइंडर भी नेगेटिव आएगा। तो आप बोलेंगे सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना। सर यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस आप नहीं कर रहे हैं, आप ये वही तो बोले। इसमें स्पेशल बात क्या ध्यान से समझना है, रिमाइंडर जो निकलता है वो रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर का बचा हुआ टुकड़ा होता है। रिमाइंडर जो होता है न्यूमरेटर का बचा हुआ अंश को बोलते हैं, शेष को बोलते हैं। तो सोचो, न्यूमरेटर नेगेटिव है तो उसका बचा हुआ जो शेष वैल्यू होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। आप इसको माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा, कोसेंट में वो करते हैं, रिमाइंडर में वो नहीं करते हैं। रिमाइंडर में न्यूमरेटर जैसा होता है शेष वैसा ही बचता है, क्योंकि वो उसी का बचा हुआ टुकड़ा होता है। तो इसमें अक्सर डाउट रहता है सबको, निशान को लेके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं। और सुनिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कर देते हैं लोग, वो यहाँ पे आप करिएगा। रिमाइंडर में जैसा न्यूमरेटर का सिंबल वैसा आंसर का सिंबल, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है न्यूमरेटर का बचा हुआ टुकड़ा होता है। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव तो रिमाइंडर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव तो रिमाइंडर नेगेटिव। डिनोमिनेटर का निशान मत देखिएगा रिमाइंडर कैलकुलेशन के समय, लेकिन कोसेंट निकालने के समय दोनों को देखना पड़ता है। ये क्लियर है? तो हम लोग अभी बात कर रहे थे किस ऑपरेटर के बारे में? हम लोग अभी बात कर रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। मेन आपको क्या समझना था इसमें नया चीज, डिवीजन और मॉड्यूलस को लेके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको समझना था। क्या क्या प्रॉपर्टी आप समझे कि इंटीजर इंटीजर डिवाइड होता है तो इंटीजर आता है, एक बात। और निशान को लेके हम आपको क्या प्रॉपर्टी बता दिए कि कोसेंट में दोनों का निशान आपको मैटर करेगा, लेकिन रिमाइंडर में सिर्फ न्यूमरेटर का निशान ही मैटर करेगा। ठीक है, और एक और बात अलग से आप समझिए, जिसको हम यहाँ पे नोट दे के बता रहे हैं। ये बात क्या है सुनिए, देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है हम आपको बताए ना, ये तो रिमाइंडर निकालता है। इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट क्या है सुनिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड ओनली विथ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी मत भूलना सी प्लस प्लस पढ़ने के समय। पता है सी प्लस प्लस में या सी लैंग्वेज में जब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटीजर्स के लिए होता है। फ्रैक्शन पे यूज करोगे मिस्टेक हो जाएगा, यानी फ्लोट पे यूज करोगे रॉन्ग हो जाएगा, इंटीजर पे यूज करोगे देन इट्स ओके। तो हम एक एग्जांपल यहां दिखाते, सुनो। अगर कोई लिखा 5 डिवाइडेड बाई 2
5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको आंसर पता है कितना मिला? 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिला था आंसर? 2। ये रिमाइंडर नहीं है, क्वोशिएंट है, ठीक ना। अब अगर कोई लिखे 5 मॉड्यूलस 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आया था? 1। ये सब एग्जांपल आप देख चुके हैं। अब एक चीज देखिएगा, अगर कोई लिखेगा सपोज कीजिए 5.8 डिवाइडेड बाई 2, 5.8 डिवाइडेड बाई 2, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2.9 आ जाएगा। लेकिन वही अगर कोई लिखेगा 5.8 मॉड्यूलस 2, तो ध्यान से सुन लीजिए, ये स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हुआ, समझ में आया? रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर किसके साथ इस्तेमाल करना अलाउड है? इंटीजर्स के साथ। मतलब दोनों इंटीजर होना चाहिए, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए मॉड्यूलस में। पर इस एग्जांपल में देखो, हम मॉड्यूलस को इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये रॉन्ग है, ऐसा अलाउड नहीं है। यानी मॉड्यूलस का जो यूज है वो आप सिर्फ किस पे कर सकते हैं? इंटीजर्स पे। वही लिखा है, मॉड्यूलस कैन बी यूज्ड ओनली विथ इंटीजर्स। तो ये पॉइंट नहीं भूलिएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में आउटपुट निकालने का क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन में लिख दिया है कि बताओ, देखो ये लिख दिया क्वेश्चन में, सपोज करो फ्लोट यूज किया। फ्लोट याद है ना, फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फ्लोट टाइप का यूज किया है, ए का वैल्यू लिखा है 9.3, ठीक है, कॉमा बी का वैल्यू लिखा है 6.2, कॉमा सी। सपोज करो ये एग्जांपल लिखा है, ए बी सी को फ्लोट लिखा है वो। और अब अगर एग्जांपल में लिख दे सी बराबर ए मॉड्यूलस बी लगा दे, तो आप समझ लीजिए अगर ए मॉड्यूलस बी लगा देगा तो मॉड्यूलस किसके साथ यूज हुआ? ए और बी के साथ। अब बताओ ए और बी का क्वालिटी कैसा है बताना? फ्लोट है ना, फ्लोट फॉर फ्रैक्शन। तो जैसे ही आप फ्लोट के लिए ये लगाएंगे ना, तुरंत ये मिस्टेक हो जाएगा। तो उस केस में आप आउटपुट नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया है वहां। लेकिन अगर दोनों इंट होता ना, तब आप इसको सॉल्व करने जाते, पर क्योंकि दोनों फ्लोट है या एक भी फ्लोट है तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस को दोनों इंटीजर ही चाहिए। लेकिन जो बाकी ऑपरेटर्स था ना, ये जो बाकी ऑपरेटर था ना, इसको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मॉड्यूलस को इंट चाहिए तो चाहिए। अब बाकी जो है वो इंट पे भी काम करेगा, फ्रैक्शन पे भी काम करेगा। तो ये कहानी था किस ऑपरेटर के बारे में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग, आपको हम बताएं ना, ऑपरेटर्स में 8 कैटेगरीज होते हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का फर्स्ट टाइप अभी पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइप का नाम क्या था? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेकिन अब हम लोग ऑपरेटर्स का सेकेंड टाइप में एंटर करने जा रहे हैं। अब वो टाइप भी बहुत इजी है, तो सुनिए। ऑपरेटर्स का जो सेकेंड टाइप है, ऑपरेटर्स का जो सेकेंड टाइप अब हम यहां बताने जा रहे हैं, उस सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का नाम पता है क्या है? उसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है, इसके बारे में आप पहले कहानी सुन लीजिए। देखिए, नाम से क्या लगता है? रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होगा जो वैल्यूज के बीच में रिलेशन लगाएगा। सर समझ नहीं आया, रिलेशन लगाएगा का मतलब? रिलेशन लगाने का मतलब ये चेक करेगा कि फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू से बड़ा है कि नहीं, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू से छोटा है कि नहीं। तो ये जो कंपैरिजन का जो काम आप करते हैं ना, ये जो तुलना करने का जो काम आप करते हैं ना, इसीलिए इस ऑपरेटर का नाम क्या पड़ा है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो देखिए, इसका डेफिनेशन कोई पूछे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर्स, सुनिए। एग्जाम में अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में ऑपरेटर से क्वेश्चन एक आता ही है, तो इस पर कमांड करना पड़ेगा सारे ऑपरेटर्स पे। तो ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो क्या डिफाइन करेंगे बताएं आप? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू establish the relationship between the operands, ठीक है। इसको सिंपल शब्दों में कहें तो हम लिख सकते हैं दैट इज दे आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑपरेंड्स। यानी कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ये वो ऑपरेटर्स होता है जो ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है, ऑपरेंड्स का तुलना करता है, ठीक है। वही लिखा, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश
मतलब ये ऑपरेटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है ऑपरेंड्स के बीच में, यानी कि ऑपरेंड्स को ये कंपेयर करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिस्ट में कौन कौन सा निशान आएगा? देखो ये सिंबल आप सारे लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका काम क्या है? चेक करना, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको। मैथ्स में आप एक सिंबल ऐसे पढ़ते हैं ना, ये वाला, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसे मत यूज करना, प्रोग्रामिंग में ऐसे यूज होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद है ये सिंबल, इसका नाम क्या है? लेस देन। उसके बाद ये सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब एक बात देखो, मैथ्स में आप लोग ये सिंबल से फेमिलियर है? मैथ्स में ये जो निशान आप इस्तेमाल करते हैं, इस निशान को कहते हैं आप लोग नॉट इक्वल टू। लेकिन जब प्रोग्रामिंग में ये इस्तेमाल करना है तो यहाँ प्रोग्रामिंग में ये तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, और इस निशान को आप नाम क्या देते हैं? नॉट इक्वल टू। अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, मत टेंशन लीजिए। और एक निशान देखो यहाँ पे ये वाला है, डबल इक्वल टू का साइन, इसको हम लोग बोलते हैं इज इक्वल टू। तो ध्यान से देखिए, यहां जो हम यहाँ लिस्ट बनाए हैं पूरा, इस पूरे लिस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं प्रोग्रामिंग में? इसको लिस्ट को क्या नाम देते हैं प्रोग्रामिंग में? रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्योंकि इन ऑपरेटर्स का काम है वैल्यूज के बीच में रिलेट करना, कंपेयर करना। कैसे कंपेयर होता है उसको आप एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं हम। देखिए, हम अब फिर से एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अगर लिखा जाए इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 और कॉमा देके देखो c लिखा है। अब आप सारे लोग समझ रहे होंगे स्टेटमेंट से क्या होने वाला है। ऐसा लाइन लिखने से मेमोरी में एक ब्लॉक a नाम का बना, इट विल होल्ड 5। एक ब्लॉक b नाम का बना, इट विल होल्ड 2। और एक ब्लॉक मेमोरी में एक वेरिएबल किस नाम का बना? c। तो c नाम का एक ब्लॉक क्रिएटेड है। पता है अगर लिखोगे c बराबर a ग्रेटर देन b, तो ध्यान से सुनिए, ग्रेटर देन का काम है चेक करना कि लेफ्ट वैल्यू बड़ा है क्या राइट वैल्यू से। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन क्या चेक करेगा कि क्या लेफ्ट वाला वैल्यू राइट वाले वैल्यू से बड़ा है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इट विल टेल यू 1, अगर कंडीशन रॉन्ग है देन इट विल टेल यू 0। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। एक तरह से आप कह सकते हैं ये कंडीशन चेक कर रहा है, और अगर कंडीशन सही होता है तो ये आपको 1 लौटाता है, कंडीशन रॉन्ग होता है तो ये आपको 0 लौटाता है। ये पॉइंट भूलिएगा नहीं। तो बताइए मेरे a की वैल्यू में कितना स्टोर है? 5 स्टोर है। मेरे b के वैल्यू में कितना स्टोर है? 2 स्टोर है। तो चेक करो क्या 5 इज ग्रेटर देन 2? ये पूछ रहा है आपसे क्या 5 बड़ा है 2 से? कंडीशन इज ट्रू, तो c का वैल्यू ना 1 हो जाएगा फिर। यानी कि ट्रू जो होता है उसको यहां पे कितना रिटर्न करेगा? न्यूमेरिकली 1। वो आपको ट्रू वर्ड नहीं देगा। कंडीशन ट्रू होगा बेशक, बट इट विल टेल यू 1। नेक्स्ट देखो, अगर लिखा जाए c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। अब सुनो, इस निशान का क्या काम है? ग्रेटर देन इक्वल टू का काम है चेक करना कि क्या a का वैल्यू b के वैल्यू से बड़ा या बराबर कुछ भी है। तो देखो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 2, तो क्या 5 2 से बड़ा या बराबर कुछ भी है? हाँ है, a b से बड़ा है, तो इसमें भी c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। पर एक बात देखिए, अगर लिखा जाए c इक्वल्स a इज लेस देन b। अब ये बताओ a का वैल्यू तो 5 है, b का वैल्यू तो 2 है। ये पूछ रहा है क्या 5 इज स्मॉलर देन 2? क्या 5 छोटा है 2 से? ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो रॉन्ग है। तो मेरे c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0 क्यों? क्योंकि कंडीशन हैज बिकम फॉल्स नाउ। अब देखो, अगर लिखा जाए c इक्वल्स a इज लेस देन और इक्वल टू b, जरा बताइए a में 5 है और b में 2 है, तो क्या 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2? क्या 5 जो है 2 से या तो छोटा या तो बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, ना छोटा है ना बराबर है, इसीलिए मेरे c का वैल्यू फिर से 0 आ जाएगा। अब देखिए, अगर लिखा जाए c इज इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू b। सुनो, अभी सिंबल का यूज समझो। ये चेक कर रहा है कि a और b बराबर नहीं है। तो अगर a और b बराबर
नहीं है तो कंडीशन सही है। नॉट इक्वल टू है ना, ये नॉट इक्वल टू तब सही होता है कंडीशन जब दोनों बराबर सच में ना हो। तो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 2, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये तो सही कह रहा है, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, 5 2 के बराबर नहीं है, ठीक तो कह रहा है। तो इस बार c का वैल्यू ट्रू यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, अब एक बात देखो, अगर लिखा जाए c इक्वल्स a डबल इक्वल्स b। अच्छा, कंफ्यूज मत होना प्रोग्रामिंग में। देखो, जब आप a की इक्वल टू यूज करते हैं ना C++ में, तो इस a की इक्वल टू का काम होता है वैल्यू सौंपना। तो जब आप a की इक्वल टू लगाएंगे तो ये वैल्यू a को सौंपा जाएगा, b को वैल्यू सौंपा जाएगा। पर ध्यान से देखिए, नया चीज है ये, डबल इक्वल टू जो लगाते हैं तो डबल इक्वल टू सौंपता नहीं है, बल्कि डबल इक्वल टू चेक करता है कि क्या ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है क्या, यानी ये इक्वालिटी को चेक करता है, ये सौंपता नहीं है। तो बताइए, मेरे a का वैल्यू कितना है, 5 है, मेरे b का वैल्यू कितना है, 2 है। तो बताइए 5 बराबर है क्या 2 से, तो नो, 5 बराबर नहीं है 2 से, तो मेरा कंडीशन क्या हो गया, रॉन्ग। तो मेरे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो आप समझ रहे हैं डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में। नॉट इक्वल टू चेक करेगा कि a और b बराबर नहीं है तो कंडीशन सही होगा। डबल इक्वल टू चेक करेगा कि a और b बिल्कुल बराबर है, तब कंडीशन सही होगा। और सिंगल इक्वल टू क्या करता है, इसका काम है सौंपना। तो जितनी जगह सिंगल इक्वल टू है उतनी जगह वैल्यू सौंप रहे हैं आप। देखिए, इसी में अब हम दूसरा सेट ऑफ एग्जांपल ले रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। ये देखिए, अगर लिखा जाए इंट a में भी 5, b में भी 5 और c कर दिए, यानी इस बार देखो मेमोरी में 3 ब्लॉक्स बना, a 5 है, b में भी 5 है और एक घर c का बना। पता है, अगर इस बार लिखोगे c इक्वल्स a ग्रेटर देन b, तो देखिए a में 5 है, b में भी 5 है, तो क्या 5 इज मोर देन 5? 5 5 से बड़ा है क्या? नो। तो मेरे c का वैल्यू 0 हो जाएगा। सुनिए, अगर लिखा जाए c इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, बताओ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो a में 5 है, b में 5 है, तो क्या 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5? मतलब 5 5 से बड़ा या बराबर है? हाँ, 5 5 से बराबर तो है, तो मेरे c का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार? मेरे c का वैल्यू इस बार 1 हो जाएगा। यानी 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या तो बड़ा या तो बराबर, तो इस बार बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। देखो, अगर लिखा जाए a इज स्मॉलर देन b, तो क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, 5 5 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन इस बार फॉल्स हो जाएगा, यानी इट विल टेल यू 0। अब सुनो, अगर लिखा जाए a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो बताओ क्या 5 5 से छोटा या बराबर कुछ है? यस, 5 5 से छोटा ना सही बराबर तो है, यानी छोटा या बराबर में कुछ भी तो है, ये कंडीशन सही हो जाएगा। अब देखो, a इज नॉट इक्वल टू b। देखो, नॉट इक्वल टू का काम था ये चेक करना कि दोनों बराबर नहीं है कि नहीं। तो इस बार देखो, a में 5 है और b में 5 है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये तो झूठ कह रहा है। ये कह रहा है 5 5 के बराबर नहीं है, ये तो रॉन्ग है, तो मेरे c को मिलेगा 0। अब देखिए, अगर लिखा जाए a डबल इक्वल टू b, बोलो 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, 5 5 के बिल्कुल बराबर है? यस, तो इस बार मेरे c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 5 के बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है उसका यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा इजी था। बस इसमें याद रखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का काम है दो वैल्यू को कंपेयर करना, उनको रिलेट करना और बताना कि उसका कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू होगा तो 1 मिलेगा, फॉल्स होगा तो 0 मिलेगा। बाकी तो आप इसको समझ सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है। अब हम लोग ऑपरेटर्स के नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स का आज का ये लास्ट टॉपिक अब बताने जा रहे हैं हम। ऑपरेटर्स में 8 टाइप है, जिसमें 2 टाइप हम बता चुके हैं। अब हम आपको ऑपरेटर का तीसरा टाइप बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो डाउट्स होगा आप लोग पूछिएगा। देखिए, अब हम लोग ऑपरेटर का थर्ड टाइप में एंटर करने जा रहे हैं। ये थर्ड टाइप जो है ऑपरेटर का, इसका नाम देखिए क्या लिखा है। इसका नाम, एक सेकेंड, इसका नाम है
असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का ये जो थर्ड टाइप है इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो आप क्या बोलेंगे? सुनिए, नाम से लगता है ये वो ऑपरेटर है जिसका काम वैल्यूज सौंपने का होगा, जिसका काम वैल्यूज असाइन करने का होगा, इसीलिए उसको क्या बुलाते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप यहां पे? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसका काम होता है असाइन करना, जिसका काम होता है सौंपना। क्या सौंपना? वैल्यूज। किसको सौंपना? वेरिएबल्स जो बनाएंगे उनको। तो जो ऑपरेटर का काम है वैल्यू को सौंपना, उन्हीं ऑपरेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, और आपको अच्छी तरह मालूम है असाइनमेंट का काम कौन करता है? इक्वल टू का साइन। तो आपको याद है प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसमें आप डबल इक्वल टू का डिस्कशन किए थे। डबल इक्वल टू का काम था इक्वालिटी को चेक करना, लेकिन उस एग्जांपल में हम बताए थे कि सिंगल इक्वल टू का काम होता है वैल्यू को सौंपना। ठीक है, तो याद रखिएगा डबल इक्वल टू जो था ना वो रिलेशनल ऑपरेटर था, लेकिन जो सिंगल इक्वल टू है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो जो सिंगल इक्वल टू है इसी का काम तो होता है क्या करना? इसी का तो मेन काम है असाइन करना वैल्यूज। तो जो सिंगल इक्वल टू है यही मेन वैल्यू सौंपता है। मेन असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू ही है, लेकिन अब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कुछ नया नया चीज देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग तो इसमें देखिए इक्वल टू के अलावा एक निशान होता है प्लस इक्वल टू। ये सब मैथ्स वगैरह में आप कभी नहीं पढ़े होंगे, प्रोग्रामिंग में दिखता है। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मॉड्यूलस इज इक्वल टू। देखिए ये जो ग्रुप आप जो यूज करें, जो कॉम्बो जो आप बना रहे हैं, इसमें लेफ्ट वाला चीज आपका पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सब आप पढ़े हैं। लेकिन इस सेट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट के साथ फ्यूजन करके ग्रुप करके नए ऑपरेटर्स को बनाया गया है। जानते हैं ये क्या करेगा? ये करेगा असाइन, सौंपने का काम ये भी करेगा। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं असाइंस। असाइंस व्हाट? प्लस। प्लस करने से तो सम होता है। इसका मतलब ये निशान क्या करेगा? कुछ जोड़ बोड़ के वैल्यू को सौंपने में मदद करेगा। नेक्स्ट है माइनस इज इक्वल टू। ये पता है क्या सौंपेगा? ये सौंपेगा डिफरेंस करके, मतलब कुछ घटा के तब वैल्यू को सौंपेगा। ये पता है क्या सौंपेगा? ये सौंपेगा प्रोडक्ट, मतलब ये नंबर्स गुना करके जो आंसर आएगा उसको सौंपेगा। ये जो निशान है ये पता है क्या सौंपेगा? ये सौंपेगा कोशेंट, जो डिवीजन में जो कोशेंट आता है, जो भागफल आता है, ये वो सौंपेगा। और नेक्स्ट सिंबल कौन है? मॉड्यूलस इज इक्वल टू। ये पता है क्या सौंपेगा? ये सौंपेगा रिमाइंडर। डिवाइड करने में जो शेष बचता है डिवीजन करके ये उसको सौंपता है। अभी हम इसका एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लीजिए। देखिए इसको छोड़ के ये जो हम यहाँ ग्रुप बना के रखे ना, ये नीचे यहां से यहां तक जो कॉम्बो है, इसको एक और नाम से प्रोग्रामिंग में पहचाना जाता है। इसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। तो हो सकता है आपसे वाइवा में या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, तो उसमें आपको ये सब को बताना पड़ेगा ये क्या है। और अगर असाइनमेंट ऑपरेटर पूछे तो आपको सब बताना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका काम है सौंपने का काम तो सारे कर रहे हैं यहां पे, लेकिन ये जो कॉम्बो है इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर? अभी हम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम असाइनमेंट से शुरू करते हैं, इक्वल टू से। ये तो आप जानते हैं, फिर भी देखिए एक बार। ये देखिए अगर लिखा जाए इंट a कॉमा बी कॉमा सी, इस लाइन का मतलब क्या होगा? मेमोरी में a के नाम से, b के नाम से, c के नाम से 3 वेरिएबल्स का रिजर्वेशन हो जाएगा। अब देखो अगर कोई लिखता है a इज इक्वल टू 4, तो बताओ, हम बताएं ना इक्वल टू को क्या बोलते हैं? इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो दिस इक्वल टू विल असाइन द वैल्यू 4 टू द वेरिएबल a। वेरी वेरी इजी। तो a के वेरिएबल में कौन सा वैल्यू सौंपा जाएगा? 4। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू ये अपने राइट साइड, इक्वल टू अपने राइट साइड, अपने दाहिने साइड वैल्यू समझता है।
और ये इक्वल टू अपने लेफ्ट साइड एड्रेस समझता है। फिर से इक्वल टू अपने राइट साइड क्या समझता है, वैल्यू, और लेफ्ट साइड क्या समझता है, एड्रेस। तो ए के एड्रेस में, ए का एड्रेस मतलब ए का घर, ए का ब्लॉक, ए का वेरिएबल, तो ए वेरिएबल का जो ब्लॉक है मेमोरी में, उस एड्रेस में कौन सा वैल्यू सौंप देगा, इक्वल टू 4। सो दिस ए विल होल्ड 4। अब देखो, अगर कोई लिखता है b इज इक्वल टू ए, अगर किसी ने ऐसा लिखा तो ध्यान से सुनिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या समझता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में वैल्यू समझता है। तो ये जो इज इक्वल टू है वो अपने राइट हैंड साइड में कौन सा वैल्यू समझेगा, जो ए में है। अब बताओ, ए के कंटेनर में कौन सा वैल्यू है, 4, तो उस वैल्यू को किस में स्टोर कर देगा, बी के एड्रेस में। तो इस बार क्या होगा, ए के अंदर जो वैल्यू था 4, उसको किसके एड्रेस में डाल देगा, बी के एड्रेस में, तो बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। और अब अगर कोई लिखेगा c इक्वल्स ए प्लस बी, तो अब इस लाइन का मतलब क्या, इक्वल टू जो है राइट हैंड साइड में क्या समझता है, वैल्यू। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4, तो 4 प्लस 4 कितना, 8। तो 8 को किसके एड्रेस में सौंपेगा, c, तो c के एड्रेस में 8 आ जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। पर एक बात आप समझ लीजिए, आप ये नहीं लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर सी। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में जब इक्वेशन बनाते हैं, इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, तो उसको कभी भी पलट के आप लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, कभी भी आप उसको फ्लिप कर देते हैं। पर प्रोग्रामिंग में ये करना मत, क्योंकि इक्वल टू इस तरफ क्या समझता है, एड्रेस। तो एक बात बताओ, इस एग्जांपल में ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। पता है रॉन्ग क्यों है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इक्वल टू की इस तरफ क्या समझा जाता है, एड्रेस। तो आप यहां पे किस एड्रेस का बात कर रहे हैं, a प्लस बी। जरा देखिए, आपके पास एड्रेस a नाम का तो है, आपके पास एड्रेस b नाम का है, आपके पास एड्रेस c नाम का है, पर आपके पास कोई एड्रेस इतने अजीब नाम का नहीं है, a प्लस बी नाम का। देखो, और ये लिख भी नहीं सकते आप ये नाम। तो इस एग्जांपल में क्या होगा, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा एड्रेस समझ नहीं पाएगा, तो उसके चलते प्रोग्राम रॉन्ग होगा, ये अलाउड नहीं है। पर ये लाइन क्यों सही था, क्योंकि ये वैल्यूज को जोड़ा और सी नाम के एड्रेस में सौंप दिया। तो इसको उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे आप, दिस इज नॉट मैथ्स की इक्वेशन में कुछ भी लिख दो बच जाएंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कर लेंगे बच जाएंगे आप, नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात, तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का पहला का तो यूज बता दिए क्या है नहीं है, लेकिन अब हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का ये जो ग्रुप है इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, और उस डिस्कशन में पता चलेगा इसको शॉर्ट हैंड क्यों बुलाते हैं। प्लीज उसका एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ये थोड़ा नया लगेगा अगर पहली बार पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो देखो, अगर लिखा जाए इंट a इज इक्वल टू 9, अब बताओ इस लाइन का मीनिंग क्या। इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि मेमोरी में घर था a नाम से, और उसका वैल्यू कितना स्टोर है, 9। वेरी इजी, a नाम का ब्लॉक है, वैल्यू इज 9। ओके, अब देखो, अगर कोई लिखेगा a प्लस इज इक्वल टू 7, ये लाइन थोड़ा अजीब लग सकता है फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए। तो अगर कोई लिखेगा a प्लस इज इक्वल टू 7, a प्लस 7 आप सुने हैं, a इज इक्वल टू 7 आप सुने हैं, लेकिन अगर a प्लस इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ हो तो ध्यान से सुनिए, इस लाइन का मतलब क्या इंप्लाइज करेगा, इस लाइन का मतलब आपको क्या समझना है। इस लाइन का मतलब होगा, देखो, नया a का वैल्यू बराबर पुराना a प्लस 7। इस लाइन का मतलब ये इंप्लीकेशन देता है वो, मतलब दिस लाइन इंप्लाइज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आप सुनो इसका क्या मतलब है, a का वैल्यू कितना, देखो इस एग्जांपल में a का वैल्यू कितना 9 प्लस पहले से क्या लगा है 7, तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो व्हाट यू विल गेट 16। तो ये 16 पता है किसको सौंपा जाएगा, a को, और a तो ठहरा बेचारा वेरिएबल, तो इसका वैल्यू वैरी करके ना इट विल होल्ड 16। तो इस तरीके से मेरे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हट के अब 16 हो जाएगा। तो सुनो, अगर ये लाइन लंबा चौड़ा लिखना होता तो ऐसे लिखते, पर आपने उसको शॉर्टकट में लिखा है, इसीलिए इस निशान को बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड इसलिए क्योंकि वो बड़े काम को थोड़ा शॉर्टकट में निपटा दिया, इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बुला रहे हैं। अब एक चीज गौर से देखिए, अगर किसी ने लिखा, सुनो, इस लाइन के बाद हम ये लाइन लिखे, तो a तो वेरिएबल है, उसका वैल्यू 9 था, अब उसका वैल्यू 7 से इंक्रीज कर चुका है, एंड नाउ इट हैज बिकम 16। अब a में 9 नहीं है, अब a में 16 हो चुका है ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। अब गौर से देखिए, इसके बाद अगर इस लाइन के बाद अगर आप लिखते हैं
ए माइनस बराबर 6, ये लाइन अगर आप लिखते हैं तो ध्यान से सुनिए, इस लाइन का मतलब क्या इंप्लाइज करेगा, इस लाइन का मतलब क्या इंप्लाई करेगा, क्या समझाएगा, नया ए बराबर न्यू ए इज इक्वल टू ओल्ड ए माइनस 6, ऐसे समझिए। अब बताइए ए का वैल्यू कितना है, अब 16, 9 पे मत चले जाना क्योंकि इसने ए का वैल्यू बदल दिया था। इसके लिए ये है ए का वैल्यू, अब ए का वैल्यू कितना है 16 है, तो आप 16 में से 6 घटाएंगे, 16 माइनस 6 कितना हो गया 10, तो 10 किसको मिला ए, तो ए तो वेरिएबल है। अब इसका करंट वैल्यू 16 नहीं है, अब 10 हो चुका है। हाँ, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता, इसके बाद अगर आप यहां पे आते तो फिर आप 9 में से 6 माइनस करते, बट ड्यू टू दिस स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ ए हैज बीन चेंज्ड, तो ए में यहां पे 16 हो गया था, इसलिए अब 16 माइनस 6 करना पड़ रहा है। वेरी वेरी इजी। सुनो, अब हम इसके बाद ये लिखे थे, इसके बाद ये लिखे थे, अब हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। सुनो, अगर लिखा जाए a इंटू इज इक्वल टू 7, ध्यान से देखना, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि a 7 गुना करके a में ही सौंपना है, शॉर्टकट में बोले तो। पर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, नया a बराबर न्यू a इज इक्वल टू ओल्ड a, ओल्ड a गुना कितना 7, पता है इसके लिए ओल्ड a का मतलब वो पुराना वैल्यू हो गया अब 10, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है 10, अब उसको गुना करेंगे 7 से, तो 10 इंटू 7 तो आप सबको मालूम 70, तो 70 किसको सौंपेंगे a में, तो a का वैल्यू बदल के 70। हम ये नहीं कह रहे कि सारा लिखा रहेगा सीक्वेंस में, हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे लिखा होगा तो क्या होगा, मतलब a का वैल्यू बदल रहा है तो बदले हुए वैल्यू को लेके हम प्रोसीड कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं रहे, सीधे ये लाइन रहे, तो आप 9 लेके चलेंगे फिर। चलो अब नेक्स्ट लाइन देखो, अगर लिखा जाए a, ध्यान से देखना, अगर लिखा जाए a मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, गौर से देखिएगा, इस लाइन का मतलब अब क्या इंप्लाइज करेगा, बोलो, नया a बराबर पुराना a मॉड्यूलस माइनस ऑफ 8। याद कीजिए a का वैल्यू अब कितना है, प्रीवियस स्टेप के चलते 70 है, तो 70 को डिवाइड करेंगे माइनस 8 के साथ। और ये भी गौर से देखिएगा, ये मॉड्यूलस है, नॉर्मल डिवीजन नहीं है। मॉड्यूलस में याद है ना, शेष निकालते हैं। तो आप एक काम करिए, निशान फिशान मत देखिए अभी, ये बताइए वैल्यू कौन है, ऊपर में वैल्यू कौन है 70, तो आप 70 को डिवाइड करिए बस। 70 को कितने से डिवाइड करेंगे 8 से, साइन का चिंता मत कीजिए, बोलिए 8 8 जा 64, शेष कितना बचा 6, क्योंकि ये तो क्वोशिएंट निकालता है, सॉरी ये तो रिमाइंडर निकालता है ना, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचा 6। ये बताइए ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये वैल्यू होगा पॉजिटिव, क्योंकि रिमाइंडर निकालने के समय न्यूमरेटर पॉजिटिव होता है तो शेष भी पॉजिटिव ही होता है। तो ये 6 किसको मिला, a को, तो a का वैल्यू हो गया प्लस में 6, a का वैल्यू हो गया प्लस में 6। माइनस क्यों नहीं हुआ, प्लस माइनस माइनस मत करना, क्योंकि रिमाइंडर में न्यूमरेटर पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। नेक्स्ट चीज सुनिए अब क्या होगा, अगर लिखा जाए a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 10, अब इस लाइन को गौर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड है, डिवाइड मतलब क्वोशिएंट वाला हिस्सा है। इस लाइन का मतलब क्या इंप्लाइज होगा, नया a बराबर इसके लिए पुराना a डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। ये बताओ a का वैल्यू कितना है करेंटली 6, सो 6 डिवाइडेड बाई 10 होगा। आपको प्रॉपर्टी याद है, ये डिवाइड है, डिवाइड में रूल याद है, इंटीजर डिवाइड होगा तो इंटीजर होगा, तो मैथ्स होता तो 6/10 कितना होता 0.6 होता। हम रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे, हम क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं, पर इंट होता है ना, तो 6 को 10 से भाग देंगे तो 0 ना होगा। मैथ्स होता तो कितना होता 6/10, मैथ्स में 0.6 होता है, पर इंट होता है तो पॉइंट तो ट्रंकेट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0। तो इस केस में मेरे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरे a का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो पूरा का पूरा ग्रुप था उसका यहाँ पे डिस्कशन किए, और इसको छोड़कर ये जो ग्रुप है इसका नाम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्यों है हम लोग वो भी जाने, क्योंकि वो एक बड़े से स्टेटमेंट को क्या करता है, शॉर्टकट में निपटा देता है, इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग क्या बुलाते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। सो आज के क्लास में इतना पे हम लोग ओवर करते हैं ऑपरेटर के थर्ड टाइप से। अब इसका जो फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, सिक्स्थ टाइप है
उसको हम लोग कल के क्लास में